अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, रफ़त समीउल्लाह खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथ की क्लासें लेता हूँ, इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर्स दे रहा हूँ। कुछ मेरे तलबा और तालबात ने स्टूडेंट्स ने मुझसे इसरार किया कि मैं कुछ ग्रामर की क्लास वगैरह भी लेकर उनकी मालूमात में इजाफ़ा करूँ। तो स्टूडेंट जो कुछ मुझे आता है वो मैं आपके सामने पेश खिदमत कर दूँगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में थोड़ी बहुत ग्रामर आ ही जाएगी। जो मुझसे हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज से मेरी ग्रामर की फ़र्स्ट क्लास शुरू हो रही है। तो मैं इब्तिदा से आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज की पहली क्लास। आप मुतवज्जो हो जाएं। सबसे पहली जो हेडिंग लिखी है मैंने वो है हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब्स? हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? तो स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो किसी जुमले को कंप्लीट कर देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो है कई एक है जो मैं आपके सामने राइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर लीजिएगा क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में बड़े काम में आएंगे आप। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब लिखे, इनको प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। वाज, वर, ये हो गए पास्ट के, वाज या वर। वाज, वर। उसके बाद शैल, विल, ये हो गए फ्यूचर टेंस के। उसके अलावा हैज़, हैव, ये दोनों प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखेंगे। हैड, ये हो जाएगा पास्ट का। इसके अलावा कैन, मे, ये मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब आपके सामने लिख दिए। इस माने है होता है, एम माने हूँ होता है, आर माने है होता है, जमा नाम के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये दोनों सिंगल नाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वाज माने था होता है, वर माने थे होता है। वाज सिंगल नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर प्लूरल नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। शैल और विल के माने गा घी के होते हैं और ये फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होते हैं। आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल जो है विल का हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हैज़, हैव, हैड, कैन में ये हैज़, हैव, हैड, कैन जो है दरअसल परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको उसकी वजाहत कर दूंगा। हैज़, हैव, हैड उसके लिए इस्तेमाल है। कैन माने होता है सकना और मे माने भी सकना ही होता है। तो मैंने आपके सामने ये लिख दिए। तो बच्चों, तो आपको चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिएगा क्योंकि जुमला जो है मुकम्मल इन्हीं की मदद से होता है। मिसाल का मैं आपको 2-3 जुमले में बना के आपको दिखाता हूँ। आई आ बॉय। अब देखें, अगर मैं इसमें एम लगाऊंगा तो जुमला मेरा मुकम्मल होगा। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। यू, अब मैंने लगा दिया यहाँ पर आर। यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं। अगर मैं यू के साथ वर लगा दूँ तो इसकी जो ट्रांसलेशन हो जाएगी आप जा रहे थे। ठीक है, दे कैन गो, वो जा सकते हैं। कैन माने सकने के इस्तेमाल में होता है। ठीक, वी शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं आप इसमें। वी विल ईट, इसका तर्जुमा हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगी हम खाएंगे। तो मैंने कुछ मिसालें आपको दे दी हैं कि इनके बगैर तो जुमला जो है मुकम्मल नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपकी? पहला पॉइंट मेरा था हेल्पिंग वर्ब। आप इनको याद कर लीजिएगा, आपके बड़े काम में आएंगे। और उससे पहले मैं उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए एक चीज़ आपको लाजमी तौर पर फिर याद करनी पड़ेगी। वो क्या है? वो कहलाती है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म है। तो इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपके पास किताबें पढ़ी होंगी ग्रामर की, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर वर्ब की फॉर्में लिखी हैं, उनमें से आप 5-5, 6-6, 10-10 जितनी भी आपकी
टाइम मिले उसमें थोड़ी थोड़ी करके आप याद करते रहें, क्योंकि उनके बगैर जो है ग्रामर सीखना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप वर्ब की फॉर्म में ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपके पास अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिख के दे दूँगा यहाँ पर बोर्ड के ऊपर, तो उसको आप याद कर लीजिएगा देख कर। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में अभी आपका स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद दूसरा मैं इसके अंदर पर्सन्स के बारे में बताऊँगा। जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने पर्सन की हेडिंग डाल दी है, तो देयर आर 3 पर्सन्स इन द वर्ल्ड। हालांकि पर्सन तो बहुत है, दुनिया में अरबों हैं, लेकिन ग्रामेटिकल लिहाज से दुनिया में 3 तरह के अशखास यानी पर्सन पाए जाते हैं। देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। व्हाट इज़ द फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज़ द स्पीकर। फर्स्ट पर्सन कहते हैं बोलने वाले को। आई एम फर्स्ट पर्सन, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, स्पीकिंग कर रहा हूँ, तो चुनाचे मैं तो हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक, सेकंड पर्सन इज़ द लिजनर। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, जो सामने मौजूद होता है। ठीक है, तो चुनाचे इस वक्त आप लोग जो हैं मेरे सामने मौजूद हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, तो चुनाचे यू आर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन वो शख्स होता है जिसके मुतालिक बात की जा रही है, जिसके मुतालिक बात की जाए, यानी थर्ड पर्सन वो जानदार या बेजान चीज़ है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं थर्ड पर्सन के अंदर। ठीक है, थर्ड पर्सन वो शख्स होता है जिसके मुतालिक बात की जा रही है, तो वो चीज़ होती है जिसके मुतालिक बात की जा रही होती है। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आप सुनने वाले, और थर्ड पर्सन इस वक्त इंग्लिश का ये सब्जेक्ट है, ग्रामर का सब्जेक्ट है, ये इस वक्त इसके मुतालिक बातचीत हो रही है। तो थर्ड पर्सन इसमें हो गया इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, एक बात और याद रहे, फर्स्ट पर्सन हमेशा जानदार होगा, लिविंग होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? फर्स्ट पर्सन हमेशा लिविंग होगा, जानदार होगा। सेकंड पर्सन भी हमेशा लिविंग होगा, सुनने वाला भी लिविंग ही होगा। और थर्ड पर्सन जो है लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे इंग्लिश ग्रामर एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो मैं उसके मुतालिक बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं किसी शख्स के मुतालिक बात करूँ, मिसाल के तौर पर मैं अपने भाई के मुतालिक, अपने बेटे से बात करूं, तो थर्ड पर्सन मेरा भाई हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन मेरा बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो चुनाचे थर्ड पर्सन में जानदार और बेजान चीज़ें दोनों शामिल होती हैं। आपकी समझ में आ गया? फिर मैं आपको रिपीट करा दूं, फर्स्ट पर्सन इज़ द स्पीकर, सेकंड पर्सन इज़ द लिजनर एंड थर्ड पर्सन हु, जिसके मुतालिक हम बात करते हैं, उस चीज़ के मुतालिक बात कर सकते हैं, उस शख्सियत के बारे में बात कर सकते हैं। तो दुनिया में 3 टाइप के पर्सन पाए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन शामिल होता है? आप देख रहे हैं कि इस वक्त स्पीकिंग कौन कर रहा है? इस वक्त स्पीकिंग कर रहा है ओनली मैं, यानी आई। तो आई इज़ द फर्स्ट पर्सन। अच्छा, आपने प्रे स्कूल में देखी होगी कि वहाँ प्रे जब होती है तो एक बच्चा तिलावत करता है, फिर उसके साथ 2-3 बच्चे और मिलके प्रे कराते हैं। लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना, उसकी मिसाल है आपके सामने। तो वो 2-3 बच्चे मिलकर पढ़ाते हैं सब बच्चों को, तो वो भी फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वो बोलने वाले तीनों हैं, इसलिए उसकी जगह इस्तेमाल किया जाएगा वी। तो फर्स्ट पर्सन में 2 तरह के आपको याद करने हैं। फर्स्ट पर्सन में 2 तरह की जो है आपको वर्ड याद करने हैं, आई माने मैं और वी माने हम। सेकंड पर्सन जो है ओनली 1 वर्ड है उसके लिए, यू, क्योंकि यू ऐसा वर्ड है जो सिंगल नाम के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल नाम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम वाहिद और जमा दोनों नामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तुम एक लड़के हो, यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं यू आर बॉयज़। अब मैंने बॉय के साथ एस लगा दिया, तो जब भी मैं शुरू में यू ही लगाऊंगा, और यू के साथ आर लगता है हमेशा, तो यू आर बॉयज़, तुम सब लड़के हो। तो ये यू जो है सेकंड पर्सन है, और ये सिंगल नाम और प्लूरल नाम दोनों में इस्तेमाल होता है। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन शामिल होता है? थर्ड पर्सन में अगर लड़के के मुतालिक बात की जा रही है तो उसके लिए
यूज़ करेंगे हम ही माने वो लड़का। लड़की के मुतालिक बात करना चाहते हैं हम तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे शी वो लड़की। अगर किसी बेजान चीज़ के लिए, मसलन चेयर के लिए, टेबल के लिए, ठीक है, लाइट के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इट माने ये। अच्छा माफ़ कीजिएगा। आल सिंगुलर नेम से क्या मुराद है? आल सिंगुलर नेम से मुराद, फ़र्ज़ किया हमारे सामने जितने बच्चे बैठे हैं इनके कोई ना कोई इनके रियल नेम होंगे। मिसाल के तौर पर आमिर हो गया, काशिफ हो गया, रुखसाना हो गई, फरजाना हो गई, ये सब सिंगल नाम है। ये तो ख़ास नाम है, प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा आम नाम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए हम, ठीक है। आम नाम से मुराद एक चीज़ हो, सिर्फ चेयर, ठीक है, चेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चेयर सिंगल नाम और चेयर्स डबल नाम। तो यहाँ पर सिंगल नाम से हमसे मुराद लेनी है तो चेयर हो गया, टेबल हो गई, ये सब थर्ड पर्सन में शुमार होते हैं, ठीक है। तो अब आपकी समझ में आ गया हो। जो मैंने आपको अभी ज़बानी बताया है वो मैंने लिख के भी यहाँ पर रख दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन में देखें आई और वी लिखा मैंने, आई माने मैं, वी माने हम। सेकंड पर्सन के अंदर मैंने ओनली यू लिखा, यू माने आप या तुम, ठीक। थर्ड पर्सन के अंदर मैंने ही फॉर बॉय, शी फॉर गर्ल, इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड ऑल सिंगुलर नेम। तो बच्चों आपके समझ में ये वाला पॉइंट भी आ गया। पर्सन दुनिया में कितने होते हैं और उनको कायस मतलब किस किस तरह से इसको हम वजाहत कर सकते हैं, वो मैं सारी आपके सामने एक्सप्लेनेशन बयान कर दी। मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा वाला जो पॉइंट लेंगे वो होगा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अब आप नोट करें फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मैंने आपके सामने हेडिंग डाल दी है। सेंटेंस बनता कैसे है, इसके माने क्या है? सेंटेंस बनता कैसे? किसी भी ज़बान का, किसी भी लैंग्वेज का सेंटेंस हो तो उसको बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हर जुमले में तीनों चीज़ें लाजमी तौर पर होनी चाहिए, ठीक। तीनों चीज़ें आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए सिवाय इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। तो चुनांचे आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने मिसाल लिखी है, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो अब आप ये देखें कि सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर नंबर 2 लिखा वर्ब, नंबर 3 लिखा ऑब्जेक्ट। तो याद रखें कि सब्जेक्ट सबसे पहले जुमले के स्टार्ट में आता है और ऑब्जेक्ट सबसे आखिर में लिखा जाता है और बीच में आ जाती है वर्ब की फॉर्म। ये चाहे आप किसी भी टेंस के अंदर सेंटेंस बनाएं तो आपको तीनों चीज़ों की लाजमी तौर पर ज़रूरत पड़ेगी। बस चेंजिंग क्या की होती है, सिर्फ वर्ब की फॉर्मों की होती है। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि आई टीच यू, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करूं तो मैंने को कुछ नहीं करना है, बस ये टीच को टॉट यानी सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो चुनांचे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, वजाहत कर दूं, एक्सप्लेनेशन कर दूं। सब्जेक्ट इज़ द वर्कर, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, ठीक है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। मिसाल के तौर पर मैं एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। कौन खा रहा है सेब? मैं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खा रहा हूँ। चुनांचे आई जो हो गया इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, मैं खाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया। अब बताएं क्या खा रहा हूँ मैं खा रहा हूँ एप्पल। तो चुनांचे एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्क कौन सा हो रहा है, फंक्शन कौन सा हो रहा है? तो उस वक्त मैं कर रहा हूँ खाने का काम। खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। तो चुनांचे मैं वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगा के मैंने जुमला मुकम्मल कर दिया, आई ईट एन एप्पल। ये जो आपके सामने जुमला है इस वक्त आई, इसका मतलब ये हुआ मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आई टीच यू लिखा मैंने, तो आई माने मैं, पढ़ा कौन रहा है? मैं, इसलिए मैंने आई लिख दिया, ठीक है। किसको पढ़ा रहा हूँ? आपको, इसलिए यू, आप ऑब्जेक्ट हो गए। क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन सा काम कर रहा हूँ? टीचिंग कर रहा हूँ। तो मैंने टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ठीक। तो आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके ऊपर काम हो, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। और वर्ब कहते हैं काम की नौइयत,
कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। वो वर्ब की फॉर्म है, जैसा मैंने अभी शुरू में भी आपसे कहा था कि वर्ब की फॉर्म में आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ग्रामर जो है बगैर वर्ब की फॉर्मों के आपसे बाद में समझ में भी नहीं आएगी। तो यहाँ से आप मेरी इस नसीहत पे अमल कीजिएगा और वो जो वर्ब की फॉर्म है आपके पास हो, किसी भी बुक के अंदर, किसी भी कॉपी के अंदर आपके पास महफूज हो, स्कूल में जो लिखवाई गई हो, आप उनको बाकायदगी से थोड़ा थोड़ा करके याद करना शुरू कर दें। फिर आपकी समझ में इंशाल्लाह पूरा ये हमारा ग्रामर सेक्शन का जो लेक्चर्स है ना, ये सब आपकी समझ में आते चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो मैंने अपनी थोड़ी बहुत ग्रामर आपको पढ़ाई है, आप इसको याद करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको आगे डिटेल बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।